Techniques of principles of scientific management. Time study means सेकेंड चैप्टर ये लास्ट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब, साइंटिफिक मैनेजमेंट में 3 तरह की स्टडी, मतलब तो हमने सीखा कल कि knowing exactly what you want you are meant to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way। लेकिन ये जो है वो है टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें पहले टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब कोई एक पर्टिकुलर टास्क या जॉब को कंप्लीट करने कितना टाइम लगेगा उसकी स्टडी, और जो टाइम लगे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के अंदर उसको पूरा करने के लिए, दैट टाइम इज नोन एज स्टैंडर्ड टाइम। व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम? जो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में किसी काम को पूरा करने में लगे उसको अपने क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड टाइम। एज पर टेलर, a task should be finished in prescribed time and its careful study is time study। यानी अगर काम को कंप्लीट करना हो तो प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर कंप्लीट करो, और उसके लिए जो स्टडी की जाती है, यानी पहले से आपको टाइम दे दिया जाता है, पर वो टाइम डिसाइड कैसे करेंगे? दैट इज टाइम स्टडी और स्टैंडर्ड टाइम। टाइम स्टडी इज यूजफुल फॉर मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट एंड अचीविंग एम्स टाइमली। यानी आप टारगेट को पूरा करोगे, वो भी टाइम पे पूरा करोगे, वो स्टडी को अपने क्या बोलेंगे? टाइम स्टडी को। नाउ द सेकेंड वन इज द मोशन स्टडी। व्हाट इज मोशन स्टडी? Motion study means method of removing wastage of resources due to unnecessary and unproductive movement of men and material। So optimum use of equipment, और अपने टारगेट को टाइम पे पूरा करने के लिए टाइम स्टडी चाहिए। Then comes motion study। Motion study means method of removing wastage of resources due to unnecessary and अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। क्या बोला गया? अनप्रोडक्टिव मूवमेंट मैन एंड मटेरियल का। यानी अगर कई बार ऐसा आपने देखते हैं ना, अगर मैं किसी को ऐसा बोलूं कि काम आपको करना है, तो वो काम करने के लिए मेरे पास आता है और वो काम के लिए मेरे से पैसे लेता है, तो उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई काम उसको अधूरा करने के बाद दूसरे काम पे लगा दूं, दूसरे काम को अधूरा करे तो तीसरे काम में लगा दूं, इस तरह से उसको इधर उधर घुमाऊंगा नहीं, तो मैं आदमी का भी वेस्टेज कर रहा हूँ, मेरे मटेरियल का भी वेस्टेज कर रहा हूँ, राइट? तो मैन एंड मटेरियल बोथ शुड नॉट बी वेस्टेड। इफ केयरफुल स्टडी इज मेड व्हेन वर्कर इज डूइंग मूवमेंट एट द टाइम ऑफ वर्किंग, देन इंडस्ट्रियल फैटिग। व्हाट इज इंडस्ट्रियल फैटिग? कई बार है ना बोरिंग लगता है काम करना, कई बार थकान महसूस होती है, तो वो नहीं होगा, बराबर नहीं? ये इंडस्ट्रियल फैटिग का मतलब होता है थकान महसूस होना। बाय रिमूविंग रॉन्ग प्रोसेस ऑफ मूवमेंट एंड प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज। यहाँ पे हम ऐसी मेथड फाइंड आउट करेंगे कि जिससे मिनिमम वेस्टेज वर्कर का हो इम्प्लीमेंटेशन। मैं इसके लिए हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि समझो कोई मेरे पास काम करता है, वो मेरे लिए कलेक्शन करता है, उसको मैं आज सुबह में बोलता हूँ 9 बजे जब ऑफिस खुलता हूँ तब, क्या तुझे अलकापुरी चेक लेने जाना है? तो गया, वापिस आ गया और बोला यार रावपुरा भी जाना था, जा। तो जाके लेके आता है, फिर बोलता हूँ नाने बाजार भी जा। फिर 3 बार धक्के खिलाता हूँ, स्कूटर भी मेरा, पेट्रोल भी मेरा, आदमी भी मेरे लिए काम कर रहा है, लेकिन फिर भी वो लास्ट में एक बार तो बोलेगा कि अरे एक बार बोल दो सब साथ में लेके आता, बेकार में पेट्रोल जला रहे हो। तो यहाँ पे मैन का भी वेस्टेज हुआ, उसको मैं अच्छे काम में दूसरे लगा सकता था, और मटेरियल का भी, मतलब जो भी रिसोर्सेज थे हमारे पास वो वेस्टेज हो जाते। तो मोशन स्टडी में ऐसा होना चाहिए ना, उसको रूट बता दूँ, मैं उसको 9 बजे भेजूँ ना, मुझे चेक अगर लेना है तो 12 बजे के बाद बैंक में भरूंगा तो नहीं चलेगा, 12 बजे तक तो चलेगा ना। 12 बजे तक अगर मैं भरता हूँ तो क्लियरिंग में उसी दिन चला जाता है, तो मैं 11 बजे तक वेट करूंगा पहले, ठीक है? कोई कोई जगह पे कलेक्शन आने वाला हो तो देख लेते हो, फिर मैं उसको 11 बजे भेजूंगा, और 11 बजे भेजने के बाद मैं उसको सारा रूट बता दूंगा कि यहाँ से यहाँ, यहाँ पे यहाँ जाके लेके आओ। फिर अगर समझो कि कोई मुझे 12 बजे के बाद चेक देता है, तो वो मेरे लिए आज का काम का ही नहीं, मैं उसको बोलूंगा कल सुबह आके आदमी ले जाएगा। बात समझे ना?
क्योंकि जब भी कोई भी चेक क्लियरिंग में जाता है तो 12 बजे ही जाता है, फिर 12 बजे के बाद का जो चेक है वो दूसरे दिन क्लियरिंग में जाता है। तो फिर मतलब क्या है, उसको अभी के अभी भेजने की, सिवाय कि वो कैश देता हो। अब डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी, डिफरेंशियल वेज रेट स्टडी मीन्स वेज गिवन थ्रू वेज रिलेटेड मोटिवेशन बेस्ड ऑन टाइम ऑफ वर्क टू वर्कर्स। यानी जो वेजेस है ना वो टाइम ऑफ वर्क पे डिपेंड करने चाहिए, मतलब आप कितना टाइम स्पेंड करते हो अपने काम के लिए। इसमें मोटिवेशनल वेज रेट, हर वर्कर अपनी अलग अलग एफिशिएंसी के साथ में आता है। कोई अच्छा काम करेगा, कोई अच्छा काम नहीं कर पाएगा, कोई बहुत अच्छा काम कर पाएगा। तो हर किसी को एक सैलरी देंगे तो जो बहुत अच्छा काम करता है उसके लिए हमने क्या किया, इनजस्टिस किया। दैट शुड नॉट हैपन। हम क्या करें, लेस एफिशिएंसी वालों को लोअर वेजेस मिलेंगे और मोर एफिशिएंट वर्कर्स को मोर वेजेस मिलेंगे। कंसिडरिंग दिस फैक्ट उसने डिफरेंशियल वेज रेट का प्लान किया। डिफरेंशियल का मतलब हर किसी के लिए अलग वेज रेट, जैसा तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसी तुम्हारी सैलरी, राइट। तो 3 स्टडी देखी, टाइम स्टडी में अपने टाइम चेक करेंगे और स्टैंडर्ड टाइम बना के वर्कर को उसी टाइम के अंदर काम कंप्लीट करने के लिए एनकरेज करेंगे। दूसरी बात, जब मोशन स्टडी तो अननेसेसरी मूवमेंट मेन एंड मटेरियल काम अवॉइड करेंगे। और तीसरा डिफरेंशियल वेज रेट में क्या देखा हमने, कि हम ये करेंगे कि जितना भी काम किया जाता है उस काम के बेस के ऊपर सैलरी होती है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फेवल, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। हेनरी फेवल जिसने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल प्रेजेंट किए वो फ्रेंच इंजीनियर था, वो अमेरिकन टेलर, ये फ्रेंच इंजीनियर and industrialist. He presented this principle in his book Industrial and General Management in 1961. Wrong. It was in 1916. Here it is written 1961, but in some textbooks आप 1916 लिखा होगा क्योंकि वो अपडेट किया था उन लोगों ने। See now, it was written in 1960, 16, sorry, and it was published in English आफ्टरवर्ड्स। आई थिंक 1940s के अंदर उसको पब्लिश किया गया इंग्लिश के अंदर या 50s के अंदर। हेनरी फेवल डिवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, पहले उसने इंडस्ट्रियल यूनिट की एक्टिविटीज को 6 हिस्सों में डिवाइड किया। पहले टेक्निकल, उसमें मशीनरी और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज आ गई। दूसरा कमर्शियल, कमर्शियल मतलब परचेज सेल और एक्सचेंज को उसमें आ गया। फिर फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कैपिटल कहाँ से आएगी, यूज कैसे करेंगे, उसको मेंटेन कैसे करेंगे, और री इन्वेस्टमेंट, पैसे का री इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। फिर सेफ्टी एक्टिविटीज, एम्प्लॉय सेफ रहने चाहिए, असेट्स की सेफ्टी, गुड्स की यानी रॉ मटेरियल सेफ्टी का मतलब चोरी नहीं हो जाना चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाना चाहिए, ये सब आता है। फिर अकाउंटिंग एक्टिविटीज, उसमें आप अकाउंट्स के स्टेटमेंट्स बनाओ, जैसे कि ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब बनाओ। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो टाइम सीरीज में, वो रिलेशन रिग्रेशन ये सब यहाँ काम लगता है, बराबर ना। फिर आता है नेक्स्ट, देखो मैनेजमेंट एक्टिविटीज। मैनेजमेंट तो अपने जानते हैं, जो एक्टिविटीज फेवल ने दी थी वो अपने वो चार्ट में फर्स्ट यूनिट में देखा भी था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, बराबर नहीं। तो 6 एक्टिविटीज के बाद हम उसके प्रिंसिपल्स देखें। ये जितने 14 प्रिंसिपल्स है, डैम इजी प्रिंसिपल्स जो डेवलप किए थे हेनरी फेवल ने वो टोटली नए थे। उसने ये बोला, वो बिलीव करता था कि अगर आपको सक्सेसफुल मैनेजर बनना है तो सिर्फ आपके पास नॉलेज होना एसेंशियल नहीं है, लेकिन आपके पास ऐसी मेथड होनी चाहिए जो अपने यूनिट के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाए। हेनरी फेवल अपने प्रिंसिपल्स को कैसे बनाते, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर से, अपने नॉलेज के ऊपर से। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स बनाए। सी हियर, हेनरी फेवल ने जब ये प्रिंसिपल्स खत्म किए उसके बाद में ये भी नोट डाउन किया, ये प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्ट नहीं, रिजिड नहीं कि हर बिजनेस यूनिट में चल जाएंगे, लेकिन मेजोरिटी बिजनेस यूनिट में ये चल जाए तो बिजनेस यूनिट अपने हिसाब से इसको चेंज कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बिजनेस यूनिट छोटा है तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर बहुत मुश्किल है, बट अगर बिजनेस यूनिट बड़ा है तो डिवीजन ऑफ लेबर इमिनेंट, यानी
जरूरी हो जाता है उसके लिए। तो अब हम यहाँ पे ये 14 प्रिंसिपल्स की बात करें, और जब यहाँ पे लिखा है लास्ट में, देखो पैराग्राफ में देखो, हेनरी फ्योल सेज दैट दीज आर ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस है ये। सक्सेस ऑफ दिस प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करता है, याद रखना, एमसीक्यू आ सकता है, शार्प सेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी तुम्हारे दिमाग पे डिपेंड करता है, तुम कैसे उसको अप्लाई करते हो उसके ऊपर। इट इज द टास्क ऑफ विजडम, अकलमंदी का काम है ये। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, उसमें पहले आता है डिवीजन ऑफ वर्क। ये प्रिंसिपल्स सीक्वेंस के अंदर लिखे, कल फर्स्ट ईयर बीकॉम के पेपर के अंदर ये प्रिंसिपल्स 14 ऑल 15 मार्क के क्वेश्चन में पूछे गए, सेम एज इट इज, न ज्यादा न कम, ऐसा ही लिखने का। खाली एक स्केलर चेन है ना, उसमें एक डायग्राम आता है, दैट्स इट, बराबर, सेम टू सेम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 साल है तो चलो फर्स्ट ईयर बीकॉम में खत्म, सेकेंड ईयर बीकॉम में वापिस आते हैं। ये प्रिंसिपल मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट है, समझे ना। तो सी ना, डिवीजन ऑफ वर्क, मैनेजमेंट में मोर वेटेज इज गिवन ऑन हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑप्टिमम यूज ऑफ प्रोडक्शन इक्विपमेंट। अब डिवीजन ऑफ वर्क क्यों जरूरी है, एफिशिएंसी एम्प्लॉइज की और मैनेजर्स की इंक्रीज करने के। स्पेशलाइजेशन इज आल्सो पॉसिबल थ्रू डिवीजन ऑफ वर्क। कैसे, एक आदमी एक काम बार 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 करता रहेगा तो वो काम में वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा, वो एक्सपर्ट बन जाएगा। तो इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क मैनेजरियल वर्क में भी, यानी प्लानिंग करने वाला प्लानिंग करा कर, और फैक्ट्री लेवल पे यानी वर्कर को जो काम सौंपा गया है वो वही काम करा करेगा रिपीटेडली, राइट, जिससे होता है स्पेशलाइजेशन। याद रखो, डिवीजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन दोनों जुड़वा, बराबर। अब नेक्स्ट लिखा है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। अब ये टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन इसलिए बोला जाता है कि बोथ आर इक्वल, जितना पावर दिया जाए ना उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना और रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर के बिना इनकम्प्लीट है। जब किसी इंसान को कोई काम असाइन किया जाता है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है तो उसके साथ में पावर असाइन करना भी जरूरी है। मैं बोलूं मशीन तुमको चलाना है लेकिन हाथ मत लगा, ये क्या हुआ। मैंने बोला ये मशीन पे कुछ भी होगा तुम्हारी जिम्मेदारी, लेकिन समझ ले, तो कुछ भी होगा, जो भी प्रोडक्शन प्रोडक्शन करोगे तुम्हारी जिम्मेदारी, बराबर नहीं। लेकिन उसके लिए मैं कोई पावर है तुमको नहीं दे रहा हूँ, कोई डिसीजन लेने का पावर नहीं है कि रिपेयरिंग करने के लिए किसको बुलाएंगे, मेंटेनेंस के लिए किसको बुलाएंगे, मैंने कोई पावर तुमको नहीं दिया, तो यूजलेस है ये चीज, राइट। when while assigning the power, different parameters like post of employees, फिर knowledge employees का, qualification, experience, art of leadership and maturity, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ध्यान में रखा जाता है जब अपने पावर को असाइन करते हैं। पहली बात तो हम उसकी पोस्ट देखेंगे, जो कौन से लेवल पे काम कर रहा है, उसके पास कितना नॉलेज है, वो क्वालिफाइड है कि नहीं, उसने वहां पे उस काम के लिए एक्सपीरियंस हासिल किया है कि नहीं, वो लीडर बन पाएगा कि नहीं, उसके अंदर डिसीजन लेने की मैच्योरिटी है कि नहीं, ये बातें अपने देखेंगे। अगर मैं किसी को पावर दे रहा हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ तो साथ में उसके एंथुजियाज्म को मैं इंक्रीज भी कर रहा हूँ, और उसके अगर एंथुजियास्टिक हो जाएगा वो तो वो इंसान अचीवमेंट करने के लिए रेडी है। नाउ डिसिप्लिन, ऑप्टिमम यूज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अचीविंग आर वेरी मच नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्रिएट्स सर्टेन काइंड ऑफ हार्मोनियस एनवायरनमेंट। डिसिप्लिन से क्या होता है, हार्मोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन एस्टैब्लिश्ड बाय certain kind of rules and code of conduct and as a result governance takes place in unit। तो क्या लिखा गया है, डिसिप्लिन, हार्मोनियस रिलेशनशिप, एनवायरमेंट ऐसा नहीं सब एकता जैसी बात करेंगे, बराबर नहीं, सब एक होके बात करेंगे, यानी रूल और कंडक्ट भी आसानी से हो जाएगा। जब एम्प्लॉइज ज्यादा है तो कंट्रोल अपने डिसिप्लिन से लाते हैं। अब सवाल के व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट, कि अगर मेरे पास डिफाइन हो कि अगर ये गलती करोगे तो ये सजा मिलेगी, तो सबके लिए अगर सेम सजा हो ना तो कोड ऑफ कंडक्ट ये बोला गया। बात समझे कि ऐसा ही बिहेवियर करना है, इसी तरह से बात करनी है,
इसी तरह से यही टाइम पे आना है, यही टाइम पे जाना है, यही टाइम तुमको रिसेस मिलेगी, बराबर। तो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट जॉब में इंक्रीज होता है, मैनेजर्स भी इवन इजीली काम करवा पाते हैं। सुपरविजन, क्लियर एंड अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वर्कर एंड ओनर्स एंड अप्रोप्रिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पनिशमेंट्स एट एवरी लेवल आर इम्पोर्टेंट फॉर डिसिप्लिन। यानी हर लेवल पे पनिशमेंट, कैसी पनिशमेंट, पर याद रखो ऐसा नहीं होता कि पनिशमेंट यानी पनिशमेंट के लिए अपने डिसिप्लिन बनाते हैं, लेकिन अगर गलती करो तो पनिशमेंट उस गलती के लिए सबके लिए सेम होनी चाहिए। फिर तुम उसमें पार्शियलिटी करो तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगी, समझे नहीं। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, ये 14 प्रिंसिपल्स में ये वाला प्रिंसिपल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स। जैसे एम्प्लॉय कैन नॉट फॉलो ऑर्डर्स फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर्स। कमांड देने वाले हर कोई आते जाते बोलते जाए कि ये काम कर ले, दूसरा है बोले वो छोड़ ये कर ले, तो कौन सा काम करेगा। तो कमांड खाली एक जन से मिलना चाहिए, अगर उसके बिना कोई भी कमांड दे तो मानना ही नहीं। तो यहाँ पे ऑर्डर सिर्फ एक ही सुपीरियर से लेना है, कोई भी एक्टिविटी या तो जॉब के लिए। इट मीन्स दैट एम्प्लॉय शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर फॉर पर्टिकुलर जॉब और डिपार्टमेंट। ड्यू टू दिस प्रिंसिपल confusion never arises amongst employees in regards to order. If more than one orders are given, एक से ज्यादा अगर ऑर्डर दिए गए तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि मैं किसका ऑर्डर मानूं, मैं कौन सा काम पहले करूं। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाती। फिर वो क्या करेगा, वो किसी की भी बात नहीं मानेगा, वो फिर अपनी मनमानी करना स्टार्ट कर देगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्लानिंग इज एन आउटलाइन फॉर फ्यूचर। दिस कैन बी डन थ्रू जॉब डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन। इसको कैसे किया जा सकता है, जॉब को डिवाइड करके, जॉब को अलग अलग करके। अगर प्लानिंग के टाइम पे हम क्या करें, डेविएशन सबको मिलता है, डेविएशन मतलब अगर लगता है कि यहाँ पे बराबर काम नहीं हो रहा है तो उस वक्त गाइडेंस देना जरूरी बन जाता है। वर्कर को काम नहीं आएगा तो किसी से तो पूछेगा ना। देखो ऑर्डर लेना अलग चीज है, डायरेक्शन अलग चीज है, सिखाने वाला अलग है। These directions should be given by superior authority. By doing this, coordination of all tasks and efforts can be done easily. According to this principle, there should be only one superior employees group and this group should be doing job for only one purpose. एक एम्प्लॉय ऑर्डर एक जन से लेगा, वो यूनिटी ऑफ कमांड, लेकिन अगर काम नहीं आएगा तो पूछेगा भी एक जन से, हर किसी से पूछता नहीं फिरेगा। जैसे अपने पढ़ते हैं, एक टीचर के पास पढ़ेंगे तो गाइडेंस सही से मिलेगा, सही या तो गलत कुछ भी, पर सही एक पता तो चलता है ना कि एक बोले एक ही मेथड फॉलो करनी है। लेकिन तुम 10 टीचर के पास पढ़ोगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा माइंड। एग्जैक्टली वैसा ही है डायरेक्शन का, कि डायरेक्शन भी मिलना चाहिए कैसे, सिर्फ एक सिंगल इंसान से बिजनेस में। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बिजनेस में कई बार ऐसे टाइम्स आते हैं जब हमको लगता है कि मैं प्रमोशन अपना देखूं, कोई इंसान की बात ना करूं, ग्रुप की बात ना करूं, मैं तो अपना अपना काम करके निकल जाऊं। बट उसमें ने तुम्हारा फायदा हो जाता है, बिजनेस का नुकसान हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसको ज्यादा सिलेक्ट करेंगे, हम जनरल इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं। यानी हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं मानेंगे, यानी मेरा इंटरेस्ट साइड पे रखूं, बिजनेस का इंटरेस्ट पहले दे। यानी हमारे पास कोऑर्डिनेशन पर्सन्स और डिपार्टमेंट के बीच में होना चाहिए, इससे बिजनेस यूनिट के गोल्स आसानी से अचीव हो पाते हैं। दिस principle shows that interest of individual or employee group should be considered as subsidiary against the interest of whole unit. हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बिजनेस के बारे में बात करेंगे, और हम बिजनेस के इंटरेस्ट को टॉप लेवल पे गिनेंगे ऐसा। दिस मीन्स दैट कॉमन इंटरेस्ट शुड बी प्रोमिनेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो मैं अपना इंटरेस्ट साइड पे रखूं, पर जो कॉमन इंटरेस्ट है ना उसको ज्यादा बढ़ावा दूं, यानी बिजनेस के इंटरेस्ट को ज्यादा बढ़ावा। अब रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन, ये भी इजी है। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी देना, रिटर्न देना। तो रेम्यूनरेशन का मीनिंग भी दिया है, रिटर्न अगेंस्ट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉइज। मतलब जो रिटर्न मुझे मिलता है मेरी सर्विस के अगेंस्ट में, दैट इज रेम्यूनरेशन।
According to this principle, remuneration to employees of a company should be suitable. Ideal payment of wages makes stronger relationship between owner and employees. All employees do not work with the same efficiency in a unit. सब वर्कर एक जैसी efficiency के साथ में काम नहीं करते. There are some efficient employees who are giving more production and doing more work. जो अच्छे लोग होते हैं, आगे आपने देखा कि अच्छे लोगों को अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, ज्यादा काम करने वालों को ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए. They should be compensated against their efficiency. उनको ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए. इसके कारण क्या होता है समझो, लेबर टर्नओवर डिक्रीज होता है. लेबर टर्नओवर मतलब कोई एम्प्लॉय काम छोड़ के चला नहीं जाए. He will remain in the job for a long time period, pretty long time period. Promotional schemes like उसको बोनस देना चाहिए if they are working more. उसको प्रॉफिट शेयरिंग मिलना चाहिए. प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब, प्रॉफिट शेयरिंग यानी कब, ये नहीं आपको हिंदुस्तान इंक लिमिटेड सेलवास में कंपनी है, ये कंपनी है ने जो चलाते वो पेपर की इंक बनाते, न्यूज़पेपर, ये भी इंक वहां से आती है. दो बड़े कंटेंडर है, एक कैमलिन और एक दूसरी है हिंदुस्तानी. ये जो है ना अपने वर्कर को टोटल जितना भी प्रॉफिट पूरे साल में होता है ना उसका 10% अपने वर्कर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग. यानी पूरे साल में जितना भी प्रॉफिट कमाए, जितना भी कमाए, कम ज्यादा, उसका 10% निकाला और उसको सारे वर्कर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दैट्स इट. करोड़ों का प्रॉफिट होता हो तो इसमें अगर इन वर्कर्स को भी अगर हिस्सा मिले, दे गेट मोटिवेटेड टू वर्क मोर देन 50 लोगों का फैमिली उन लोग जो ये पूरा बिजनेस संभाल देंगे. रिप्रेजेंटेशन इन मैनेजरियल कमिटी. डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, डिसीजन मेकिंग के टाइम पे ध्यान देना और वर्कर्स को अपने उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन देते. एक वर्कर को जो लीडर है उसको बिठाएंगे और डिसीजन लेने के टाइम पे सारे वर्कर का कंसेंट यानी उनकी मर्जी उससे पूछी जाएगी. देन कम्स सेंट्रलाइजेशन. देयर मस्ट बी क्लैरिटी दैट टू विच एक्सटेंट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन? अगर मैं वर्कर्स का इंपोर्टेंस घटा देता हूँ यानी कम कर देता हूँ, दैट इज सेंट्रलाइजेशन. मैं सारे पावर्स अपने पास रखूँ तो सेंट्रलाइजेशन. लेकिन सारे पावर अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो डेलीगेट कर दूं तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. पर वो किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ यूनिट. साइज ऑफ यूनिट के ऊपर और किस तरह का काम आप करते हो इसके ऊपर डिपेंड करता है. तो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन एज पर द साइज ऑफ यूनिट. देन स्केलर चेन. स्केलर चेन मतलब टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक एक चेन क्रिएट होती है. तो हायर ऑफिसर्स लोअर ऑफिसर्स तक पावर पहुंचाते हैं. तो उसी सीरीज में रिपोर्ट भी जाना चाहिए. यानी ए अगर बी को बोलता है कि तुमको क्या काम करना है, बी सी को बोलता है कि तुमको क्या काम करना है, सी डी को बोलता है कि तुमको क्या काम करना है, तो रिपोर्टिंग डी सी को करेगा, सी बी को करेगा और बी ए को करेगा. लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो डी डायरेक्टली किसके पास जा सकता है? ए के पास जा सकता है. बट इमरजेंसी हो तो, अदरवाइज नोट. ये चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए. दैट इज स्केलर चेन. पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी वेस्टेड मतलब रिमेन एज पर देयर respective level. Employees working in a unit should be aware of who is responsible to whom. सबको पता होना चाहिए कौन कितना काम करेगा, कौन किसको रिस्पॉन्सिबल हो. राइट. एज a result, a scalar chain occurs which moves from top to bottom, from bottom to top. नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये scalar chain चलती रहती है. Now order. This principle emphasize on two parameters. Order में दो चीजें आती है. एक तो रॉ मटेरियल अरेंजमेंट एंड सोशल अरेंजमेंट. नाउ सवाल कि रॉ मटेरियल अरेंजमेंट का मतलब क्या? ईच पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी एट इट्स अप्रोप्रिएट प्लेस. रॉ मटेरियल सही जगह पे होना चाहिए. एंड लाइकवाइज स्किल्ड एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज है वो भी सही जगह पे. राइट पर्सन एट राइट प्लेस. और मटेरियल की जब जरूरत पड़े तब मटेरियल भी हमारे पास ऑर्डर में होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो काम डिस्टर्ब होगा और सीक्वेंस छूट जाएगा. अरेंजमेंट शुड बी डन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सुटेबल एम्प्लॉय इन सुटेबल प्लेस. काम जैसा है ना वैसा ही एम्प्लॉय हमारे पास होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट कम्स इक्वालिटी. एम्प्लॉयज आर अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल सिस्टम.
सिंस द एम्प्लॉइज आर ह्यूमन बीइंग, एम्प्लॉइज क्या है? ह्यूमन बीइंग्स, प्रैक्टिकल अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड टू हैंडल देम। उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास अप्रोच कैसा होना चाहिए? प्रैक्टिकल। नाउ व्हाट इज प्रैक्टिकल अप्रोच? सबके लिए इक्वल ट्रीट करो, लेकिन कब? अगर सेम लेवल पे काम करते हैं तो। 4 एम्प्लॉइज सेम लेवल पे सेम क्वालिफिकेशन वाले काम करते हो और सबके साथ अगर अलग अलग बिहेव किया जाएगा तो वो पार्शियलिटी मानी जाएगी, बायस माना जाएगा। ये ना हो इसलिए अपने क्या करेंगे? लीगल और ट्रेडिशनल वे से काम नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादा यूनिट को चलाएंगे इनफॉर्मल वे से। इनफॉर्मल वे यानी मतलब रिलेशन के बेस के ऊपर इसको चलाया जाएगा। बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज इज बेस्ड ऑन फेथफुलनेस, एटीट्यूड, यूनिफॉर्मिटी एंड जस्टिस। तो बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है? फेथफुलनेस मतलब तुम्हारा भरोसा, दूसरा तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, तुम्हारी सबको यूनिफॉर्म रखना, और जस्टिस, एक को जो पनिशमेंट एक काम के लिए मिली है दूसरे को भी उसी काम के लिए उसी पनिशमेंट के साथ में अपने बात करेंगे। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल टेन्योर। टेन्योर मतलब टाइम, कितने टाइम तक वर्कर को बिजनेस के अंदर रखना है। इफ यू वांट अ सेटिस्फाइड क्लाइंटल, यानी ऐसे लोग होने चाहिए कि क्लाइंटल नहीं सॉरी वर्कर्स, तो अगर वर्कर सेटिस्फाइड चाहिए तो आपको लॉन्ग टाइम तक उसको रखना पड़ेगा, तो वो कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस के अचीवमेंट के लिए। तो इसीलिए अगर लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो उसके नॉलेज का हमको फायदा मिलेगा, इससे मोर प्रोडक्टिविटी। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक को निकाला नहीं विदाउट गिविंग प्रॉपर रीजन, विदाउट एनी फॉल्ट, तो बाकी सारे ऐसा समझेंगे कि हमारा भी नंबर कभी आ जाएगा, तो वो दूसरी जगह जॉब तलाश करना शुरू कर देंगे, दे विल स्टार्ट डूइंग सर्च फॉर द जॉब। तो इसीलिए हमको सबके लिए सबकी लॉयल्टी को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमानेंट एम्प्लॉइज के लिए प्रमोशन ट्रेनिंग वगैरह करना पड़ेगा। देन कम्स इनिशिएटिव। As quality of entrepreneurship is necessary for industrialists, in the same way there should be quality of initiative in employees. Initiative का मतलब कुछ नया, अगर किसी के पास कोई सजेशन है तो उसको एक्सेप्ट करना। ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट करना जरूरी है बट सुनने की बात तो होनी चाहिए। बट तुम उसको अगर कोई नई चीज लेके आता है तुम्हारे सामने, उसको वहीं पे ऐसा नकार देते हो तो वो गलत। Industrialists should provide such atmosphere that initiation may be encouraged. Due to initiation, strength of independent working in an employee develops and it increases the leadership quality. इंडिपेंडेंट वर्किंग एम्प्लॉय का डेवलप होता है और इससे लीडरशिप, यानी वो एम्प्लॉय खुद डिसाइड करना शुरू करेगा, तो लीडर बनने की क्वालिटी उसके अंदर डेवलप होगी। एंड द लास्ट वन इज द एस्पिरिट डी कॉर्प्स, यानी फीलिंग ऑफ वननेस। कोई भी बिजनेस का सक्सेस म्यूचुअल रिलेशन पे डिपेंड करता है, यानी मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में कैसे रिलेशन। हेंस देयर शुड बी हार्मनी इन बोथ क्लासेस। हार्मनी का होना मतलब दोनों को वननेस फील होना चाहिए, दोनों को लगना चाहिए कि दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और एक ही ऑर्गेनाइजेशन के वेलबींग के लिए काम करते हैं। दोनों अपने पर्सनल ग्रज यानी जो दुश्मनी है उसको साइड पे रखते हैं और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। इससे ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट ईजी हो जाएगा गोल्स का। नाउ Henry Fayol said that above list is not last list of management principles. मैनेजर इसमें दूसरे प्रिंसिपल्स ऐड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, रिसर्च और नॉलेज से। ये प्रिंसिपल्स को हर बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या सोशल हो, हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द लास्ट वन, ये 3 मार्क का क्वेश्चन कंपलसरी। कंट्रीब्यूशन ऑफ पीटर एफ ड्रकर in the field of management. Peter F. Drucker is a well-known managerial leader, was also a famous writer, philosopher and educator. नाम याद रखना पीटर एफ ड्रकर, वो कौन सा फील्ड है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो इन केस किसने रिप्रेजेंट किया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव? ये एमसीक्यू में आए तो पीटर एफ ड्रकर याद रखना। There was a change in global business arrangement due to globalization. अब नई मेथड्स मैनेजमेंट की चाहिए, तो इसमें ह्यूमन एसेट्स को ज्यादा फेवर किया। देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यहाँ सिखाया नहीं है बट इट इज इन द सिलेबस ऑफ सेकेंड ईयर। तो मैं आपको बताऊं कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव सेट करो लेकिन की रिजल्ट एरिया उसके अंदर होना चाहिए, KRA। डोंट सर्च, मैं आपको बता रहा हूँ की रिजल्ट एरियाज आपके पास होने चाहिए। आपको क्या अचीव करना है? प्रॉफिटेबिलिटी,
मोर सेल्स या एम्प्लॉय बेटरमेंट, क्या अचीव करना है पहले डिसाइड कर लो, फिर उसके साथ में एम्प्लॉय को शामिल करो डिसीजन मेकिंग के अंदर, और उस ऑब्जेक्टिव को उनके सामने भी रखो, देन डिसाइड व्हाट इज बेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये हो जाता है, इसीलिए लिखा है सेल्फ रेगुलेशन, कि एम्प्लॉय खुद ही अपना जिस गोल को उन्होंने सेट किया हो वो गोल को अचीव करने में वो तो मदद करेंगे, ऑब्वियस बात हो जाती है। सो अबाउट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ही सेज दैट देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन एम्स ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजर्स, है ना। जो मैनेजर डिसाइड करेंगे वो एम्प्लॉय के लिए करेंगे, तो एम्प्लॉय को शामिल करना है पहले। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज टू मच इफेक्टिव फॉर डिफरेंट बिजनेस फॉर्मेटेड यूनिट्स, देयर कंट्रीब्यूशन लाइज इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लिखा है, यानी कौन सा वर्कर कहाँ पे काम करेगा, देन मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब सेल्स और प्रमोशन के अंदर, एंड फाइनली स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये कब, कि जब अगर अपने लगता है कि दो एम्प्लॉय के ग्रुप के बीच में अगर कोई कंफ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, या मैनेजर और एम्प्लॉयज के बीच में कंफ्लिक्ट डेवलप हो रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए, इसीलिए उसको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है, राइट। तो ये पीटर एफ ड्रकर, ये एमसीक्यू के अंदर ये भी आता है